नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच की जंग और तेज होती जा रही है। ईरान ने इजरायल के खिलाफ अपने घातक हथियार निकाल दिए हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरानी हमलों ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है, जिसका इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को अंदाजा भी नहीं था। और अब नेतन्याहू ने अमेरिका से मदद मांगी है, तो ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। तो शुरू हो गई है जंग, खामेनेई ने किया ऐलान। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के दावों को किया खारिज। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। उधर पाक आर्मी चीफ मुनीर व्हाइट हाउस में लंच के लिए पहुंचे। भारत कनाडा के संबंधों का नया अध्याय शुरू। पीएम मोदी ने कनाडाई पीएम कार्नी से की द्विपक्षीय मुलाकात। निज्जर मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों को टाल गए कार्नी। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने फिर जाफर एक्सप्रेस पर किया हमला। पेशावर से क्वेटा जा रही थी ट्रेन, पिछले दिनों किया गया था हाईजैक। और चलते चलते में देखेंगे, क्या एलियन सच में है? भारतीय वैज्ञानिक की खोज ने मचाई हलचल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन की संसद ने अबॉर्शन को अपराध मुक्त करने के लिए किया वोट। 19वीं सदी का कानून हुआ खत्म। गर्भपात कराने वाली महिलाओं के खिलाफ बढ़ती पुलिस जांच के बीच फैसला। फिर टला एक्सियोम 4 मिशन। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे ISS। 22 जून को हो सकती है मिशन की अगली लॉन्चिंग। अमेरिकी दवा नियामक का बड़ा फैसला। देश हित सर्वोपरि रखने पर नई दवाओं की तेज समीक्षा करा सकेंगी कंपनियां। वर्तमान प्रणाली में 6 से 10 महीने का लगता है वक्त। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने फिर बढ़ाए हाथ। बारूदी सुरंग हटाने के लिए भेजेगा सैन्य श्रमिक। तो ईरान और इजरायल में जंग थमती नहीं दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा, तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने जंग का खुला ऐलान कर इजरायल को सबक सिखाने की बात कह दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि महान हैदर के नाम पर जंग शुरू हो गई है। हमें आतंकवादी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देना होगा। हम उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसके साथ ही ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इस बार ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाल ली, जिसे इजरायल का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ईरान की फतह मिसाइल ने इजरायल एयर डिफेंस को सफलतापूर्वक हिट किया है। हमारी मिसाइलों ने इजरायल के ठिकानों को हिला दिया। हमारी मिसाइलों के हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान अब कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूर्ण प्रभुत्व रखता है और इजरायल के लोग ईरान के सटीक हमलों के सामने पूरी तरह असहाय हैं। हमने इजरायल के समर्थकों को भी संदेश भेज दिया है। ईरान के हमले के बाद अब नेतन्याहू ने अमेरिका से मदद मांगी है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से इजरायल को भारी मदद भेजी गई। दरअसल इजरायल की चिंता यह है कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि इजरायल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर ईरान से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए काफी अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को इस समस्या की जानकारी कई महीनों से थी। अब वो इजरायल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर और हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं वर्जीनिया में मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस से जुड़े इजरायली मिसाइल विशेषज्ञ ताल इनबार ने बताया कि 2014 में इजरायल ने एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खत्म होने से कुछ दिन पहले हमास के साथ युद्ध विराम की मांग की थी। इनबार ने कहा कि इंटरसेप्टर स्टॉक का स्तर इजरायल में एक बेहद संवेदनशील विषय है, लेकिन इस बार भी यह युद्ध विराम का एक कारक हो सकता है। कई जानकारों का मानना है कि ईरान के भूमिगत भंडारों में हजारों की तादाद में मिसाइलें हैं। अगर ईरान इन हमलों को जारी रख पाता है तो इजरायल जल्द ही घुटनों पर आ सकता है। इस बीच इजरायल की चिंता बढ़ाने वाली दूसरी खबर भी अमेरिका से ही आ रही है। नेतन्याहू लगातार अमेरिका से युद्ध में शामिल होने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में ट्रंप ने कोई फैसला नहीं लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के बीच बीते दिन एक अहम बैठक हुई थी। इसमें इस पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अभी इस उम्मीद में है कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है तो ईरान बातचीत की मेज पर लौटेगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। वैसे जंग को रुकवाने की कोशिश भी हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से अपील की है। उन्होंने कहा कि यूएन इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए। हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस टकराव को बातचीत और कूटनीति से ही रोका जा सकता है ताकि और नुकसान ना हो। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान और यूएई लीडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच बातचीत हुई थी। यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि इस मुश्किल समय में वे ईरान और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के संबंधों की। तो लंबे वक्त से बेपटरी रहे भारत और कनाडा के रिश्ते अब ट्रैक पर वापस आते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी G7 समिट में शिरकत करने के लिए कनाडा पहुंचे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा था कि क्या अब दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आएगी, और अब इसका जवाब भी मिल गया है। G7 मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों को काफी अहम बताते हुए कहा कि मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए कनाडाई पीएम का बहुत आभारी हूं। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। इस समिट के इतर पीएम मोदी ने कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। पीएम कार्नी ने मोदी के समिट में शामिल होने को लेकर कहा कि आपका यहां होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन, एआई के भविष्य, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम मिलकर काम कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बनी। दरअसल खालिस्तानी निज्जर की जान लेने की घटना के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। निज्जर मामला ही दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बना और अब जब दोनों लीडर्स साथ आ गए हैं तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अब इस मामले को लेकर उनका क्या रुख है। पत्रकारों ने जब इस पर कनाडाई पीएम से सवाल किया तो वो काफी अलर्ट दिखाई दिए। कार्नी ने कहा, हमने कानून प्रवर्तन वार्ता के महत्व पर चर्चा की, न कि सिर्फ बातचीत बल्कि सीधे सहयोग के महत्व पर जोर दिया। और क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में मुझे आगे की टिप्पणियों के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि निज्जर मामले को लेकर तो तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के इस कनाडा दौरे को दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने तमाम देशों के लीडर्स से मुलाकात की, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के दौरे के लिए रवाना हो गए। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बगावत के हालात हैं। पाकिस्तान की सेना पर बलूच विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को बलूच विद्रोहियों ने अब तक मार दिया, जिसके चलते पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी फौज से इस्तीफा तक दे चुके हैं। 3 महीने पहले बलूचिस्तान में सबसे बड़ा हमला हुआ था, जब विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और बाद में इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए। और अब खबर आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान के जैकोबाबाद के पास के रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ है, जिससे 4 कोच पटरी से उतर गए। ये ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस धमाके ने ट्रैक पर करीब 3 फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा बना दिया है, जबकि 6 फीट की पटरी पूरी तरह से नष्ट हो गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि कोचों के पहिए पटरी से उखड़ गए और ट्रेन झटके से रुक गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और घायलों को पास के अस्पतालों में भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि धमाका ट्रैक पर लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी से हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे बलूच विद्रोहियों का ही हाथ हो सकता है, जो लंबे समय से पाकिस्तानी रेल और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के पेशावर से क्वेटा के बीच चलती है। इसी साल मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और कई सेना के जवानों को बंधक बना लिया था। यह घटना पाकिस्तान के रेल इतिहास में गंभीर सुरक्षा चूक और आंतरिक संघर्षों का प्रतीक मानी जाती है।
इस घटना के दौरान बीएलए के हथियारबंद लड़ाकों ने ट्रेन को एक सुनसान इलाके में रोककर 400 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया था। और अब चलते चलते में बात करेंगे दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना की। तो अंतरिक्ष हमेशा से ही रहस्यों का खजाना रहा है और अब एक नई खोज ने इस रहस्य को और गहरा दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनकी टीम ने एक दूर के ग्रह K2-18b की खोज की जो पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा और 700 ट्रिलियन मील दूर है। इस ग्रह पर ऐसी गैस मिलती है जो पृथ्वी पर सिर्फ जीवित प्राणियों से बनती है। जी हाँ, डाइमिथाइल सल्फाइड यानी DMS नाम की ये गैस वहां मिली है जो ये संकेत देती है कि शायद इस ग्रह पर जीवन हो। K2-18b एक छोटे ठंडे नारंगी रंग के तारे की परिक्रमा करता है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रह के वायुमंडल में ऐसे अणु पकड़े जो पृथ्वी पर पौधों और सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी से बनते हैं। वैज्ञानिक इसे हाइसीन वर्ल्ड कहते हैं, यानी ऐसा ग्रह जहां हाइड्रोजन से भरा वातावरण और तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। ये खोज इसलिए भी खास है क्योंकि ये एलियंस और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना को और पक्का करती है। हालांकि इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने में 2-3 साल लग सकते हैं, फिर भी ये खोज अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी छलांग है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक मधुसूदन की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को सही मंच देने की। तो क्या वाकई में एलियंस हैं? ये सवाल अब और रोमांचक हो गया है। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।